ये सब क्या है? ये लोग तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप चलिए यहाँ से, आपका यहाँ रहना सही नहीं है। मैं आपको घर चलकर सारी बातें बताती हूँ। वो लड़का कौन था जो उस लड़की को घर से बाहर निकाल रहा था? उस लड़की का उस औरत से क्या रिश्ता था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। निधि अपने भाई राहुल और भाभी पायल के साथ रहा करती थी। वो दोनों ही उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन निधि अपने भाई और भाभी के कमरे में जाती है। भैया भाभी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आज आप लोग मेरे साथ गुरुद्वारे चलोगे? तुझे एक बार में हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? जब हम तुझे देखना पसंद नहीं करते तो तेरे साथ कहीं जाएंगे क्यों? भैया कम से कम आज तो आप मुझसे प्यार से बात कर लीजिए। आज मेरा जन्मदिन है। माँ और पिता के जाने के बाद जो कुछ भी है वो आप ही तो हो मेरे। आपके बिना इस दुनिया में मेरा है ही कौन? यही तो अफसोस है मुझे। अगर कोई और होता ना, तुझे वहीं छोड़ देता और दोबारा मुड़ के तेरी तरफ देखता तक नहीं। आप चिंता क्यों करते हैं जी? कुछ टाइम की बात है। जहाँ इसकी शादी हो गई उसके बाद हमारा इससे या इसके ससुराल से कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक कहा तुमने। मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो दिन आए और ये मनुष्य हमारे घर से जाए। चिंता मत करिए, वो दिन भी जल्दी ही आने वाला है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोल रखा है इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट करें। आप लोगों को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि अगर तूने उस दिन जिद करके माँ पापा को अपने साथ नहीं ले गई होती तो शायद आज वो हमारे साथ होते। तू ना मुझसे बात मत किया कर। और बात रही तेरे जन्मदिन की, वो बाहर में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल इतना कहकर कमरे से चला जाता है। निधि भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अकेले ही गुरुद्वारे जाती है और अपना सारा दिन लोगों की सेवा में लगा देती है। उसे सुबह से शाम हो जाती है। वो एक कोने में सर नीचे करके बैठी होती है। तभी वहाँ एक कावेरी नाम की औरत आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटी, मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, तू यहीं है। तुझे अपने घर नहीं जाना है? तेरे साथ कोई और भी आया है क्या? आंटी जी, साथ आने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना। गुरुद्वारे में मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं आज अपना सारा दिन यहीं बिताना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? तुझे तो आज खुश होना चाहिए। किसके साथ खुश हूँ आंटी जी? माँ बाप है नहीं, बचपन में ही छोड़कर चले गए। दोस्त यार बनाए नहीं, इसीलिए बाबा जी से ही दोस्ती कर ली। मुझे पता है ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एकदम सही कहा बेटा तुमने, लेकिन मेरी मानो तो आज के दिन तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। खुश रहो, खुशी हर दुख की दवा है। कावेरी को निधि बहुत अच्छी लगती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन कावेरी निधि के घर आती है और जैसे ही निधि अपने घर का दरवाजा खोलती है, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। जब तक वो एक दूसरे से कुछ बोलती, उससे पहले पायल वहाँ आ जाती है। अरे आंटी जी, आप कब आई? आइए ना आंटी जी, अंदर आइए। अब बाहर क्यों खड़ी हैं? आने से पहले बता दिया होता तो मैं खुद गेट पे खड़ी होती आपके स्वागत के लिए। तुम्हारे घर के आगे से जा रही थी तो सोचा आज तुमसे मिलकर ही आती हूँ, और मैं आ गई। लेकिन ये लड़की कौन है? ये मेरी ननद है आंटी। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? इसने कुछ बोला क्या आपसे? नहीं, मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गुरुद्वारे में इससे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छी लड़की है। इसकी शादी हो गई क्या? नहीं आंटी जी, अभी नहीं हुई है। ढूंढ रहे हैं, मिल जाए कहीं ठीक लड़का तो करेंगे। अरे फिर सोचो तुम्हें लड़का मिल गया। मुझे तुम्हारी ननद बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे कपिल के साथ तुम्हारी ननद की शादी करवाना चाहती हूँ। कावेरी की बात सुनकर पायल की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो राहुल से बात करके कुछ दिनों में ही कावेरी के बेटे कपिल और निधि की शादी करवा के उसे अपने घर विदा कर देती है। उसकी शादी से दोनों बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, हमारे सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया। उसका हमारे घर में रहना इतना टेंशन देता था मुझे, मैं तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ। लेकिन आज के बाद मुड़ के हम कभी उसे नहीं देखेंगे और उसके कारण कभी हमारी समाज में बदनामी भी नहीं होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, वरना आपको तो उसके लिए लड़का ही नहीं मिल रहा था।
अब तो हो गया ना सब। फिर चाहे तुम्हारी वजह से हुआ हो या मेरी वजह से, इससे क्या फर्क पड़ता है। जहाँ एक तरफ राहुल और पायल निधि के घर से जाने से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ कावेरी और उसका बेटा कपिल निधि को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने पति और सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन वो अपनी सास के कमरे में दवाई लेकर आती है। माँ जी दवा खा लीजिए वरना आप भूल जाएंगी। और कपिल जी, आप माँ जी के लिए दवाइयाँ पहले से ले आना, ताकि कोई दिन बिना दवाई के रह ना जाए। और जाकर नाश्ता कर लीजिए, मैंने तैयार कर दिया है। जरूर, पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तुम मुझे बहू के रूप में मिली और हमारे घर की छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती है। माँ जी, आपसे ज्यादा किस्मत तो मेरी अच्छी थी, तभी मुझे ऐसा ससुराल मिला जो मेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। यहाँ मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब अगर आप दोनों सास बहू का माँ बेटी मिलाप हो गया हो तो कुछ और बात करें। हाँ जी बोलिए ना, हम आपकी ही बातें सुन रहे हैं। 4 दिन बाद हमें गांव में शादी में जाना है, उसकी तैयारी की है कि नहीं? अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, मेरा ध्यान से उतर गया था। मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। अब इतनी जल्दी क्या होगा, मुझे चिंता हो रही है। माँ, अब कैसे भूल सकती हैं? मैं आपको रोज याद दिलाता हूँ, उसके बाद भी आप भूल गई। कपिल जी, आप शांत हो जाइए। मैंने सब कुछ कर लिया है, जो भी खरीदारी करनी थी ना सब कर ली है। जिस दिन जाना होगा बस बैग पैक करके चल देंगे। देखा मैं कैसी बहू ढूंढ कर लाई हूँ, जो सारे काम और जिम्मेदारी बिना कहे ही समझ जाती है और उसे पूरा भी कर देती है। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। निधि अपने ससुराल में बहुत खुश थी। महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन राहुल और पायल ना ही निधि के ससुराल आते हैं और ना ही उसकी कोई हाल खबर लेते हैं। एक दिन कावेरी निधि को मजाक में बोलती है, बहू, लगता है तेरे भाई भाभी ने तेरी शादी करके तुझसे अपना पाला झाड़ लिया है। कितने महीने हो गए हैं तेरी शादी को, ना ही मिलने आते हैं और ना ही फोन किया, जैसे जानते ही ना हो तुझे। माँ जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, उन लोगों ने यही किया है, पर आपको बताऊं तो बताऊं कैसे। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो बिजी रहते हैं ना, और भाभी भी सारा काम अकेले ही करती है। घर का तो इसीलिए टाइम नहीं मिलता है उन्हें। चलो मान लिया आ नहीं सकते, लेकिन एक फोन तो कर ही सकते थे। माँ जी, फोन तो करते हैं मेरे पास, अभी आज सुबह ही आया था। आज भैया भाभी की सालगिरह है ना, तो सोच रही हूँ चली जाऊँ। चली जा बहू, कपिल है नहीं और मैं घर छोड़कर जा नहीं सकती हूँ। कम से कम तू ही चली जा। जी माँ जी, मैं घर का काम खत्म करके चली जाऊंगी। निधि घर के सारे काम खत्म करके तैयार होकर अपने मायके निकल जाती है, जहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है। राहुल निधि को देखते ही आग बबूला हो जाता है और बोलता है, तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से। भैया, कम से कम हाल चाल तो पूछ लीजिए कि मैं कैसी हूँ। मैंने तेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब तू अपना मनुष्य चेहरा ले और निकल जा यहाँ से, और दोबारा आ मत जाइए मेरे घर। राहुल निधि का हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्का दे देता है, लेकिन उसकी सास कावेरी आकर उसे पकड़ लेती है। ये सब क्या है बहू? तेरा भाई तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? निधि रोते हुए अपनी सास को अपने भाई और भाभी की सारी हरकतें बताती है, जिसे सुनने के बाद वो निधि को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और दोबारा फिर कभी उसे उसके मायके नहीं भेजती और उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, और इस तरह से उसका ससुराल ही उसका मायका बन जाता है। ज्योति एक गरीब लड़की थी जो अपने पिता रामू के साथ बेगमपुर गांव में रहा करती। ज्योति के पिता रामू जमींदारों के खेतों पर काम करते और ज्योति गांव में सड़क के नुक्कड़ पर एक आलू कचौड़ी का ठेला लगाती थी। आलू कचौड़ी बेचकर उसकी जो भी कमाई होती उससे वो अपना घर चलाती और रामू को जमींदारों के खेतों में काम करके जो पैसे मिलते उससे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमींदारों के यहाँ जमा करवा दिया करता। एक दिन दोपहर के समय रामू खेतों से काम करके घर लौटता है और अपने घर का दरवाजा खुला देखता है। घर में कोई है क्या? ज्योति बेटी, तुम हो क्या? पिताजी, मैं रसोई में हूँ, आपके लिए खाना निकाल रही हूँ, अभी आती हूँ। बेटी, आज तुम घर पर कैसे? तुमने तो आज आलू कचौरी का ठेला नहीं लगाया। पिताजी, लगाया तो था, लेकिन सामान खत्म हो गया कचौरियों का, इसलिए जल्दी घर वापस आ गई।
कल पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए सामान कम लाई थी मैं। कोई बात नहीं बेटी, इसी बहाने थोड़ी देर तुझे भी आराम मिल जाएगा, वरना घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, थक जाती होगी। मेरी वजह से तुझे बहुत दुख सहना पड़ता है। एक बाप होने का कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ मैं तुझे। नहीं पिताजी, आप भी कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। और ये सब तो जीवन का उतार चढ़ाव है, चलता ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान मुसीबत से लड़ना कैसे सीखेगा। मेरी बेटी तो बहुत समझदारी वाली बातें करती है, लगता है बड़ी हो गई है। बेटी, अब तू मेरे साथ साथ अपने लिए भी खाना लगा दे। दोनों बाप बेटी साथ में खाना खाएंगे, मैं बाहर बैठा हूँ। रामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर के आंगन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ज्योति 2 थाली में खाना लगाकर आंगन में आती है और दोनों बाप बेटी आराम से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद धूप कम होने पर रामू फिर से खेतों में चला जाता है और ज्योति सब्जियां लेने के लिए बाजार चली जाती है। वो आलू के बोरे को अपने सर पर रखकर धीरे धीरे आ रही थी। तभी एक राजेश नाम के लड़के से वो टकरा जाती है और उसके सारे आलू जमीन पर गिर जाते हैं और ज्योति उस आदमी को गुस्से भरी नजरों से देखती है। एक बात बताओ बाबू, कि भगवान ने आपको चील जैसी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, उसके बाद भी आपको इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं दी। लड़की तो छोड़ो, आपको तो उसके सर पर रखा बोरा भी नहीं दिखा। हमारा इतना नुकसान कर दिया। आई एम सो सॉरी। मैंने ना सच में आपको नहीं देखा था। मेरी वजह से अगर आपका नुकसान हुआ है तो मैं आपकी भरपाई कर देता हूँ। अरे वाह, आपने तो एक बार में ही अपनी गलती की माफी मांग ली। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो गरीब से माफी मांगे, साथ ही अपनी गलती भी माने। अरे देखिए जी, मैं ये अमीर और गरीब का फर्क नहीं मानता हूँ। कोई धन दौलत लेके आता नहीं है, और जो आता है वो खाली हाथ आता है, जाता है खाली हाथ जाता है। मेहनत आप भी करते हो, मेहनत हम भी करते हैं, तो फर्क क्या है। पहली बार किसी अमीर आदमी को गरीब के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हुए देखा है। आपको पहले तो यहाँ कभी देखा नहीं। नए आए हो क्या इस गाँव में? जी हाँ, मैं नया हूँ यहाँ पे। मैं दिल्ली से आया हूँ अपनी दादी के पास कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, और मुझे रास्ता भी पता नहीं। बस इतनी सी बात है। आप हमें अपनी दादी का नाम बताइए, हम आपको उनके घर छोड़ देंगे। हमें अपने गांव में सबका नाम पता है, हम सबको जानते हैं, और जिसे हम नहीं जानते वो हमें हमारी फेमस आलू कचौड़ी वाली के नाम से जानता है। ज्योति इतना कहकर जमीन पर पड़े आलू को बोरे में भरकर अपने सर पर रख लेती है और राजेश को उसके बताए पते पर लेकर चली जाती है। जहां पहुंचकर ज्योति राजेश की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लीजिए बाबू, मैंने आपको आपकी सही जगह पहुंचा दिया। अब तो मानते हैं ना कि गांव अच्छा है हमारा। अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं, मैं तो भटकता रह जाता। आपसे एक बात बोलूं, आपका जितना अच्छा नेचर है ना, उतनी सुंदर भी हैं आप। अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। राजेश की बात सुनकर ज्योति मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद राजेश भी अपने घर के अंदर चला जाता है और हॉल में बैठी अपनी दादी गीतांजलि की आंखों पर हाथ रख लेता है। फिर भी उसकी दादी उसे पहचान लेती है और उसका नाम लेती है। बेटा, तू मेरी कितनी भी आंख बंद कर ले, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। तू जब भी घर आता है, आज तुझे अपनी दादी की याद कैसे आ गई? और मैंने तो आज ही घर बदल लिया, तो फिर तू यहाँ कैसे पहुँचा? रास्ता समझ में आ गया था तुझे? अरे मेरी प्यारी दादी माँ, रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक लड़की थी, उसी ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। अरे यार दादी माँ, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, इस गांव में है तो कभी भी मुलाकात हो ही जाएगी। कुछ तो उसने अपने बारे में बताया होगा। हाँ दादी माँ, कुछ आलू कचौड़ी की बात करी थी शायद। वो आलू कचौड़ी का ठेला लगाती है। अच्छा, तब तो वो ज्योति आलू कचौड़ी वाली ही होगी। लड़की बहुत अच्छी है, गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। गांव की सड़क के किनारे वो आलू कचौड़ी का ठेला लगाती है। चल तो आराम कर ले थोड़ा, बाद में उसके बारे में सोच लेना। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजेश ज्योति के आलू कचौरी के ठेले पर पहुँच जाता है और देखता है कि उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। तभी वो ज्योति के आगे हाथ बढ़ाता है। एक आलू कचौड़ी की प्लेट मुझे भी मिलेगी क्या? मुझे भी बहुत भूख लगी है। थोड़ा इंतजार करिए, दिख नहीं रहा है कि कितनी भीड़ है? भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं, थोड़ा रुक जाइए, अभी देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ की बनी हुई आलू कचौड़ी खाने का वेट नहीं कर पा रहा मैं तो?
अरे आप यहाँ कैसे? एक गरीब आलू कचौड़ी वाले के ठेले पर आप जैसा अमीर आदमी आएगा तो मेरे ठेले पर लोगों को खड़े होने की जगह ही नहीं, भीड़ इतनी लग जाती है ना। आप फिर से गलत कह रही हैं। ये अमीर गरीब का भाव अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए आप। अरे भीड़ तो आपके ठेले पे भी है। इसका मतलब तो ये है ना कि आपके हाथों में स्वाद है। आपकी बनाई आलू कचौरी भी टेस्टी होती है, जिसे खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, कहीं आलू कचौरी फ्री में तो नहीं खानी ना आपको? अजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी की मेहनत की कमाई देने से पीछे नहीं हटता। आप पहले खाने को तो दे दो आलू कचौरी, तभी तो पता चलेगा टेस्टी है भी या नहीं। राजेश के कहने पर ज्योति एक प्लेट आलू कचौरी लगाकर राजेश को देती है, जिसे खाते ही वो ज्योति की बहुत तारीफ करता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और राजेश रोज आलू कचौरी खाने के बहाने ज्योति के ठेले पर आया जाया करता और पूरा दिन उससे बातें करते हुए गुजार दिया करता। धीरे धीरे दोनों गांव वालों की नजर में आने लगते हैं। सभी उन्हें गलत नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था और उसकी पड़ोसन कांता वहां आती है। रामू भैया, अगर बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन गांव के लोग आपकी बेटी और शहर से एक लड़का आया है, उसके बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। आप एक बार अपनी बिटिया से बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बिना बात के बदनाम हो जाए वो। कांता बहन, आप तो मेरी बेटी को अच्छे से जानते हो। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पिता का सर झुके। मैं जानती हूँ रामू भैया, लेकिन गांव वालों के कहने पर अभी मैं खुद देख कर आ रही हूँ। उसके ठेले पर अब कोई नहीं है सिवाय उस शहरी लड़के के। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लीजिए। कांता की बात सुनकर रामू अपने खेतों का काम छोड़कर गुस्से में अपनी बेटी के ठेले पर जाता है और जहां वो राजेश और ज्योति को हंस हंस कर बातें करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बिना कुछ बोले ज्योति का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है और उसे सुनाता है। तभी राजेश भी वहां आता है। देखिए, एक पिता होने के नाते आपका गुस्सा करना जायज है। और हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और अगर आप तैयार हो तो मैं ज्योति से शादी करके इसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। मुझे आपके गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजेश की बात सुनकर रामू दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद राजेश भी अपनी दादी को मना लेता है और ज्योति से शादी करके उसे अपने साथ हमेशा के लिए दिल्ली ले आता है। इस तरह से एक ही पल में गांव की गरीब आलू कचौरी वाली दिल्ली जैसे शहर में जाकर बस जाती है। राधिका को तरह तरह के फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। उनमें उसे सबसे ज्यादा छोले कुलचे पसंद थे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि शहर में काम करता था और गांव में रहता था। इसीलिए शादी के बाद वो राधिका को गांव ले आता है अपनी माँ और पिता की सेवा के लिए। और यहाँ आने के बाद सुनिए जी, अब बहुत समय हो गया है, मैंने कब से छोले कुलचे नहीं खाए हैं। चलो ना, आज कहीं बाहर जाकर छोले कुलचे खाते हैं। क्या कहा, छोले कुलचे खाने हैं? लेकिन राधिका, यहाँ गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बस गांव का देसी खाना ही मिलता है, आलू पूरी या छोले पूरी। क्या इस गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते? अरे यार, ये कैसा गांव है जहाँ छोले कुलचे नहीं है? तो गांव ही बेकार है। ऐसा करते हैं, जब छुट्टियां खत्म होने के बाद तुम शहर जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। यहाँ नहीं रह सकती मैं छोले कुलचे खाए बिना। मुझे दिन में एक बार तो चाहिए ही छोले कुलचे। ये कैसी बात कर रही हो तुम? भला छोले कुलचे के लिए ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है छोले कुलचे। और मैंने कह दिया कि मैं भी शहर जाऊंगी तो बस जाऊंगी। वहाँ पर रोज छोले कुलचे मिलते हैं, मैं तो वहीं से खाऊंगी। दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही थी और उनकी आवाज सुनकर राधिका की सास पारुल कमरे में आती है। क्या बात हो गई है? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पता भी है बाहर तक तुम दोनों की आवाज आ रही है। देख लीजिए माँ जी अपने बेटे को, ये मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बात क्या है ये तो बता बहू। माँ, मैं बताता हूँ। ये मुझसे कह रही है गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे भी शहर ले चलो, वहाँ जाकर इसे छोले कुलचे खाने हैं। क्या बहू, छोले कुलचे खाने शहर जाएगी तू? अगर तुझे इतना ही मन है तो घर पर बना ले, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, जो बात शहर के छोले कुलचों में है वो घर के छोले कुलचों में नहीं होती, इसलिए मुझे तो शहर जाकर ही छोले कुलचे खाने हैं। हे भगवान, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है।
हमें ये छोले कुलचे खाने वाली बहू देकर। बेटा सुन तू, जा अपने काम पर, इसे यहीं रहने दे। 2 दिन रहेगी तो सब भूल जाएगी। जा तू। इतना कहकर पारुल वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधिका अब भी अभय से शहर के छोले कुलचे खाने की जिद करती है, पर उसकी वो एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। बिना छोले कुलचे खाए राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। इस बात से उसकी सास बहुत नाराज थी। एक दिन राधिका अपने फोन में फूड ब्लॉगिंग देख रही थी, जिसमें उसे नजर आ रही लड़की कहती है कि शिमला में भारत के सबसे अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। कितनी बार मैंने कहा है मुझे शहर के छोले कुलचे खाने हैं, पर इन्होंने नहीं सुना। अब तो मैं शिमला के छोले कुलचे खाऊंगी और वो भी बिना बताए जाऊंगी वहाँ। ये कहकर राधिका अपनी अलमारी में जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ पैसे रखे थे, जिन्हें वो अपने पर्स में रख लेती है और रात होने के बाद चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और वहाँ से भी कुछ पैसे आराम से चुरा कर कहती है, माफ करना माँ जी, लेकिन अब मुझे शिमला के छोले कुलचे खाने हैं तो कहीं से तो पैसे लेने होंगे ना। और आप इतनी सीधी भी नहीं हैं कि मेरे बोलने या मांगने से दे देती, इसलिए आपको बिना बताए ये पैसे लेकर जा रही हूँ और वहाँ से छोले कुलचे खाने के बाद आराम से वापस आऊंगी। अभी चलती हूँ। राम राम माँ जी। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। आधी रात वो किसी चोर की तरह घर से निकलती है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। कुछ घंटों का सफर तय करके वो शिमला पहुँचने वाली थी। यहाँ सुबह होने के बाद जब पारुल की आँख खुलती है तो वो राधिका को आवाज देती है, लेकिन लाख आवाज देने के बाद भी जब वापस से जवाब नहीं आता तो वो राधिका के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ पर राधिका है ही नहीं। हाय राम, राधिका कहाँ चली गई? रात तो कमरे में ही थी, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। एक बार ठीक से देख लेती हूँ, घर में क्या पता यहीं कहीं हो। इतना कहकर वो घर में चारों ओर राधिका को देख लेती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। पारुल अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी देखती है तो वहाँ से कुछ पैसे गायब थे और एक चिट्ठी रखी हुई थी। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे अभय जी के साथ शहर जाने दो, मुझे वहाँ के छोले कुलचे खाने, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं शहर नहीं बल्कि शिमला के छोले कुलचे खाने जा रही हूँ और जल्दी वहाँ से वापस आ जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करना, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अलमारी में बहुत सारे पैसे थे तो मैंने उसमें से कुछ पैसे ले लिए। अब आपके बाद ये पैसे मेरे ही तो है ना, अपना ध्यान रखना। बाय। हे भगवान, मेरी बहू छोले कुलचे खाने के लिए घर से भाग गई, वो भी पैसे लेकर। एक चिट्ठी छोड़ गई है। अब मैं इस चिट्ठी के सहारे कहाँ ढूंढूं अपनी बहू को? ये पढ़कर पारुल को गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को कॉल लगाती है। बेटा कहाँ है तू? जल्दी से घर आ, सारा काम दाम छोड़कर तू आजा। लेकिन माँ क्या हुआ, बताओ तो। क्या हुआ? अरे तेरी वो छोले कुलचे वाली बीवी घर से भाग गई, सारे पैसे लेकर भागी है। अब तू जल्दी आ जा, अगर गांव वालों को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन माँ, राधिका ऐसा नहीं कर सकती, ध्यान से देखो, घर में ही होगी कहीं। बेटा मैंने सब जगह देख लिया, अलमारी से पैसे चुराए हैं और एक चिट्ठी भी रखी है जिसमें लिखा है कि वो शिमला के छोले कुलचे खाने चली गई। ठीक है माँ, मैं ऐसा करता हूँ, शिमला जाकर राधिका को ढूंढता हूँ, उसे कहीं से भी लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर राधिका शिमला पहुंच चुकी थी। वहां जाकर वो उस छोले कुलचे वाले को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे यार, छोले कुलचे खाने इतनी दूर तो आ गई, लेकिन अभी तक वो छोले कुलचे वाला दिख क्यों नहीं रहा? और तो यहाँ तो ठंड भी बहुत है, क्या करूं? थोड़ा आगे जाकर उस चाय वाले से पूछती हूँ। ये कहकर वो आगे एक चाय की दुकान पर जाती है और वहाँ जाकर उससे उस छोले कुलचे के बारे में पूछती है। भैया, यहाँ का सबसे फेमस छोले कुलचे वाला कहाँ दुकान लगाता है? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? अरे बहन जी, छोले कुलचे की दुकान तो यहाँ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप तनिक आगे जाके पता कर लीजिए, कोई जानता तो होगा ही ना। अरे थोड़ा याद कीजिए ना, शायद आपको पता हो, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला बहुत फेमस है और उसके बारे में आप ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। थोड़ा तो याद कीजिए, याद आ जाएगा आपको।
अरे कह दिए ना, नहीं मालूम है तो क्यों बार बार एक ही बात पूछे जा रही हो? अरे आगे जाओ, किसी और से पूछो। हमारा दिमाग काहे खराब कर रही हो? हाँ जा रही हूँ, ज्यादा अक्कड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? चाय वाले की बात सुनकर वो आगे चली जाती है। वहाँ भी काफी सारे लोगों से छोले कुलचे वाले के बारे में पूछती है। बहुत पूछने के बाद उसे कोई उस छोले कुलचे वाले का पता बता देता है। राधिका उस छोले कुलचे वाले के पास जाकर एक प्लेट छोले कुलचे लेती है और अपना पर्स एक तरफ रखकर छोले कुलचे खाती है और कहती है, ये क्या? मैंने तो सुना था यहाँ के छोले कुलचे बहुत फेमस है, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लग रही। न ही इनका स्वाद अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से रखे हुए हैं और खराब हो गए हैं। अभी बताती हूँ इसे। भाई ये क्या छोले कुलचे हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपने मुझे खराब छोले कुलचे दिए हैं ना? मैडम जी ये क्या कह रही हैं? एकदम ताजे हमारे ये छोले कुलचे, कोई कमी नहीं है इनमें, समझिए आप। तुम झूठ कह रहे हो, एकदम बकवास है ये छोले कुलचे। आज तक मैंने इतने बुरे छोले कुलचे नहीं खाए। अगर इतने ही बुरे लग रहे हैं तो पैसे देकर जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं इतने बेकार छोले कुलचे खाने के लिए गांव से यहाँ आ गई। अरे मैडम आप पैसे देकर यहाँ से जाओ, दिमाग मत चाटो हमारा। ये क्या? मेरा पर्स कहाँ है? मैंने यही रखा था, कहाँ गया मेरा पर्स? राधिका का पर्स वहाँ से चोरी हो चुका था और अब उसके पास पैसा नहीं था। ये देखकर छोले कुलचे वाला उसे शक की निगाहों से देखता है और उससे अपनी दुकान के सारे झूठे बर्तन धोने को कहता है। राधिका को अपनी गलती समझ आती है और अब उसे वापस घर जाना था। फिलहाल अभय का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था।